गाइस नमस्कार, मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 7th क्लास के चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, आपसे विमर्श करूंगा। जैसा कि मैंने पीछे के क्लास में बताया था कि पृथ्वी के जो अंदर की स्थिति है उसमें तप्त मैग्मा, जिसको आप लावा भी कहते हैं, वह जो है तेजी से उमड़ता घुमड़ता रहता है और उसका एक चक्रीय प्रवाह पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर भी जो स्थलखंड है, जो क्रस्ट है, वह भी कई प्लेटों में बटा हुआ है। वह जो कई प्लेट हैं इसको हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से जानते हैं। तो स्थल मंडल कई प्लेटों में बटा हुआ, वह प्लेट गतिमान है, गति कर रहे हैं, धीरे धीरे गति कर रहे हैं, जिसका आपको एहसास नहीं हो रहा। यह गति प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर में होता है, जो आप इसे जान नहीं पाते, लेकिन पृथ्वी गतिमान है। यह जो गति है वह दो बलों के कारण है, एक अंतर्जात बल है और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों के चलते जो है पृथ्वी के सतह में जो पाए जाने वाले प्लेट हैं उनमें गति होती है, और बहिर्जात बलों के कारण जो एक्सोजेनिक फोर्स हैं उसके कारण पृथ्वी के जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो स्थल रूप हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो आज हम उन्हीं को जानेंगे और इस चैप्टर को हम दो भाग में क्रमशः करके देखेंगे। पहले भाग में अंतर्जनित बलों की वजह से जो होने वाले परिवर्तन हैं, जो हमारी पृथ्वी उससे बदल रही होती है, और दूसरा बहिर्जनित फोर्स, जिसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, उससे जो बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि यह जो धरती है, इस धरती के क्रस्ट का जो भाग है वह कई प्लेटों में बना हुआ है। एक क्रस्ट का जो भाग है वह कई प्लेटों में बटा हुआ है, जिसमें महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, यानी महाद्वीप के क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले प्लेट हैं वह महाद्वीपीय प्लेट हैं, और जो महासागर के क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लेट हैं, इन प्लेटों में गति हो रही है। ये प्लेटों में गति हो रही है, और यह गति चारों तरफ हो रही है। इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, गति हो रही है। आपके दिमाग में यह बात उठेगी कि आखिर यह गति हो कैसे रही और हमें महसूस क्यों नहीं होता। तो दोनों पक्ष का जवाब है कि हमने जो बताया था कि यह पृथ्वी का केंद्र है, और यह जो कोर है, कोर के बाद जो हमने बताया था मेंटल है, और मेंटल के ऊपर हमने जो मेंटल के ऊपर क्रस्ट की स्थिति बताई। इस क्रस्ट को हमने बताया कि यह क्रस्ट जो है छोटे छोटे प्लेट से बने हुए हैं, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, प्लेट कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यह प्लेट गतिमान है। जो महाद्वीपीय हिस्से हैं, उन महाद्वीपीय हिस्सों में जो पाए जाने वाले प्लेट हैं उनको महाद्वीपीय प्लेट के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नाम से जानते हैं, और जो महासागरीय क्षेत्रों में क्रस्ट के ऊपर जो बने प्लेट हैं उसको महासागरीय प्लेट के नाम से जानते हैं। ये प्लेट भी कई छोटे बड़े आकार के हैं। इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे, आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी जो हमें समझना है कि इन प्लेटों में गति कैसे होती है, और इस गति को समझने के लिए हम जो है अभी यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको आसान शब्दों में समझाने का। यहाँ पर जो इस मेंटल से होकर के उठने वाले, इसमें मैंने बताया था पीछे के क्लास में कि यह मैग्मा जो है, उमड़ता घुमड़ता मैग्मा यहाँ पर गति कर रहा होता है। कैसे गति कर रहा होता है? यह गति कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इसको प्लेट के रूप में देखें, प्लेट के रूप में देखते हैं, तो इस तरह से धरती का क्रस्ट जो है वह कई प्लेटों के रूप में पाया जाता है, कई प्लेटों में विखंडित है, और यही प्लेट जो है आपस में गति कर रहे होते हैं। अब इस गति का कारण क्या है? यह कोर है। इस कोर के अगर ऊपरी हिस्से में देखें तो यह मेंटल का हिस्सा, और इस मेंटल के हिस्से में जो है लावा इस तरह से एक चक्रीय प्रवाह कर रहे होते हैं, जिसको आप मैग्मा कहते हैं। मैंने पीछे के क्लास में इसे बताया था, पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा।
यह जो गति कर रहे होते हैं, जो चक्रीय प्रवाह है लावा का, मैग्मा का, इस चक्रीय प्रवाह से इस क्रस्ट के जो ऊपर का लेयर है उसमें भी यह जो है साथ साथ गति होते रहते हैं, चक्रीय प्रवाह। इस चक्रीय प्रवाह के चलते प्लेटों में गति होती है। तो एक तो स्थिति यह हुआ कि प्लेटों में गति का कारण, प्लेटों में होने वाली जो गति है, यह गति का कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में जो मेंटल है, उस मेंटल में जो मैग्मा का प्रवाह है, मैग्मा का प्रवाह कैसा है? यह चक्रीय प्रवाह है, साइक्लिक। यह जो है चक्रीय प्रवाह है, जिसको मैंने अभी ग्राफिक्स में दिखाया, चक्रीय प्रवाह है। और इस चक्रीय साइक्लिक प्रवाह की वजह से साइक्लिक मूवमेंट है, यही साइक्लिक मूवमेंट है। यह जो है एक साइकिल में इस तरह से घूमते रहता और सतह के पास यह जो समानांतर आय प्लेटों में गति कराता और इस तरह से एक साइक्लिक प्रवाह। तो इस चक्रीय प्रवाह के चलते जो स्थलमंडलीय प्लेट हैं, स्थलमंडलीय प्लेट, उनमें गति होती है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट है, इनमें एक गति होती है और यह गति स्वाभाविक भी है, क्योंकि भीतर से जो अंतर्जात बल हैं जो मैग्मा के चलते, मैग्मा के चक्रीय प्रवाह के चलते उत्पन्न होते हैं, इसके चलते गति होती है। यह गति चूंकि इतना स्लो होता है कि आप और हम इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, और प्लेटों में गति साल भर में कुछ मिलीमीटर, मान लिया जाए 1 मिलीमीटर के आसपास या कुछ पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मिलीलीटर्स में होता है, मिलीमीटर में होता है, नॉट मिलीलीटर। तो इस तरह से यह गति इतना स्लो है, इतना स्लो और स्टेडी है कि हम उसे जो है महसूस नहीं कर पाते, लेकिन यह गति होती है। इस गति के चलते प्लेट जो है मूवमेंट करते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ इनका जो है प्रवाह होता है। इन प्लेटों के नाम, कितने प्लेट हैं, कितने बड़े प्लेट हैं, कितने छोटे प्लेट हैं, कैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इन सब की चर्चा हम बड़े क्लासेस में करेंगे, आगे के एनसीईआरटी किताबों में हम लोग करेंगे। अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि यह जो बल हैं वह अंदर से उत्पन्न होते हैं, इन बल को क्या कहते हैं? तो अगर हम एक खाका बना करके आपको जो पृथ्वी के बदलते स्वरूप के लिए जिम्मेवार, द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग आवर अर्थ, वी कैन इनलिस्ट इन 2 कैटेगरीज। जो पृथ्वी के बदलते स्वरूप है, यह जो बल है वह 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इस फोर्सेस को जो पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी में बदलाव के लिए जिम्मेवार होती है, वह एक बल जो है अंतर्जात बल है, अंतर्जनित बल जिसको कहते हैं, इंडोजेनिक बल, यह इंडोजेनिक फोर्स है, और दूसरा जो है बहिर्जनित बल है। जिसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स वैसे फोर्स है जो पृथ्वी के भूपर पट्टी पे, पृथ्वी के भूपर पट्टी पे यानी क्रस्ट पे, भूपर पट्टी पे कार्य करते हैं या लगते हैं, जबकि अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर आपने देखा क्रस्ट के नीचे और मेंटल में, मेंटल से जनित होती है, क्रस्ट के नीचे काम करती है, जनित होती है नहीं,
उत्पन्न होती है। और उसका कारण जो आपने देखा कि कैसे पृथ्वी के सतह के नीचे जो मेंटल का एरिया, उसमें जो प्रवाह है मैग्मा का, जो मैग्मा का प्रवाह है इस तरह से एक चक्रीय प्रवाह कर रहा होता है। इस चक्रीय प्रवाह की वजह से प्लेटों में गति होती है, पृथ्वी के सतह पे गति होती है। प्लेट क्या है? पृथ्वी के ऊपरी सतह। अब इस इंडोजेनिक फोर्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक आकस्मिक बल, कैजुअल फोर्सेस, और दूसरा पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल। अगर हम आकस्मिक बलों में देखें तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद जो है भूकंप, अर्थक्वेक, ये वोल्केनो है, ये अर्थक्वेक है, और जो भूस्खलन है लैंडस्लाइड, यही काम आते हैं। इन आकस्मिक बलों से जो है ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो पटल विरूपणी फोर्स है, इसे पर्वत निर्माण होते हैं। ये पर्वत निर्माणकारी बल है, ये पर्वत निर्माणकारी बल है। और इसी से जो धरातल पे पाए जाने वाले पर्वत हैं, जो बने हुए पर्वत हैं, इसी बल से जो है उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन उनका होता है। जो बहिर्जनित बल हैं, इसमें जितने भी अपर्दन के कारक हैं, जैसे बहता जल, बहता जल, पवन, हिमनद और जो समुद्री तरंगे हैं, इन तरंगों से बहता जल, पवन यानी विंड, हिमनद और समुद्री तरंगों से जो पृथ्वी के सतह पर बल उत्पन्न होते हैं, इसको हम लोग बहिर्जनित बल के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो है अंतर्जनित बल, जो इसमें आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में देखते हैं। और कल के क्लास में हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, पृथ्वी के अंदर से जो बल लगते हैं, जो बल उत्पन्न होते हैं, उन बलों को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, अंतर्जात या अंतर्जनित बल कहते हैं। इस अंतर्जनित बल में अभी हमने बताया था कि ज्वालामुखी भी एक है, भूकंप भी एक है, लैंडस्लाइड भी है, और पटल विरूपणी बल में पर्वत निर्माणकारी जो कार्य होते हैं, पर्वत निर्माणकारी जो बल शामिल होते हैं, उसकी भी बात हमने की। अब आइए देखते हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। भूकंप के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के भीतर आप देखते होंगे जब प्लेटों की में गति होती है, जब प्लेटों में गति होती है, या तो गति एक तरफ हो गई इस तरह से, या दो प्लेट आपस में एक तरफ गति करें। और इसमें क्या होता है कि अगर दो प्लेटों की रगड़ हो गई, तीन ही तरह से गति हो सकती है। या तो प्लेट एक तरफ, एक ही तरफ जाए, दोनों प्लेट एक तरफ जाए, या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, या फिर एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर जो है इधर जाए और एक प्लेट इधर जाए। इन तीन तरह की गति में जो इस तरह की गतियां होती है प्लेट के, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खाते हैं, इधर और इधर की ओर गति करते हैं, तो इन रगड़ खाने से जो है धरती में कंपन होता है। कहाँ कंपन होता है? चूंकि ये स्थल मंडलीय प्लेट है, स्थल मंडलीय प्लेट है, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट में, इस लिथोस्फेरिक प्लेट में जो प्लेट के गति होने से, यानी एक दूसरे से रगड़ खाने से धरती में कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी में या धरती में कंपन, पृथ्वी, भू या धरती में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और यही जो कंपन उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक।
जो धरती में कंपन हुआ, धरती जो हिलने लगती है, धरती में जो कंपन होता है, जो ट्रेमरिंग होती है, उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और प्लेटों में गति उत्पन्न होने से धरती के जिस भाग में यह उत्पन्न होता है, यहाँ आकर के जो सबसे नजदीक का जो भूपटल का एरिया होता है, जहां पर यह स्ट्राइक करता है, इसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर। और यहां जो जहां पर यह भूकंप हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। उद्गम स्थल से उत्पन्न होने वाली जो तरंग है, जो बल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक के जिस भाग पे आकर के पहली टक्कर मारते हैं, सबसे नजदीक वाले भाग पर, उस पॉइंट पे को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। इसलिए भूकंप में इस अधिकेंद्र पे, यहां से भूकंप की तरंगे इस तरह से धरती पर आगे जो है बढ़ जाती हैं और यही प्रोपोगेट हो जाती हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जो अधिकेंद्र है, चूंकि पहला हिट जो है यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा हानि, सर्वाधिक हानि जो है इसी अधिकेंद्र पे होती है, एपी सेंटर पे होती है। और इसके बाद क्रमशः जो है हानि घटते जाती है। तो यहां पर हमने देखा कि उद्गम स्थल और अधिकेंद्र के बारे में हमने जाना। जिस यंत्र से हम लोग भूकंप के कंपन की तीव्रता को मापते हैं, जो भूकंप है जो आया उद्गम स्थल से, जो बल उत्पन्न हुआ, जो तरंग के रूप में आया, धरती के जिस भाग पे, क्रस्ट के जिस भाग पर यह पहली दफा टक्कर मारा, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहां पर जिस पे यह धक्का मारा, इसी वाले पॉइंट को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर पे सर्वाधिक हानि होती है, सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। इसके बाद मैंने कहा कि इस तरह से यह चारों तरफ तरंगों के रूप में कंपन जो है फैल जाता है, और अधिकेंद्र से आप ईपी सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, भूकंप का प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। तो आपसे सवाल यह बनेगा, उद्गम होता है जहाँ पर उत्पन्न होता है, उस स्थल को उद्गम स्थल कहते हैं, और धरती पे जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, जहाँ पर सबसे कम दूरी उस उद्गम स्थल से जिस सबसे कम दूरी पे टक्कर होती है इस बल का, उसको हम लोग अधिकेंद्र के नाम से आते हैं, ईपी सेंटर के नाम से आते हैं। अब जिस यंत्र से इस कंपन को यंत्र से नापा जाता है, जिसको हम लोग भूकंप मापी हिंदी में कहते हैं, भूकंप मापी, और इसको ऐसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ। इसी पे भूकंप का अंकन किया जाता है। और भूकंप की अगर हम तीव्रता की बात करें तो 0 से लेकर के स्केल है, 0 से लेकर 2 तक के तीव्रता के जो भूकंप हैं, इसको हम लोग भूकंप मापी, सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल भी कहते हैं। चूंकि रिक्टर साहब ने इसकी खोज की, इसीलिए हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिखें, रिक्टर स्केल कहते हैं। यह जो भूकंप मापी यंत्र है, उसमें इस तरह का ग्रेडेशन होता है। 0 से 2 तक के तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं, इसे किसी भी तरह के जान माल की हानि नहीं होती। जो 5 के तीव्रता वाले भूकंप होते हैं, उससे जो 5 के तीव्रता वाले भूकंप होते हैं, उससे कोई वस्तु के गिरने से हानि होती है, टूटता है। और 6 वाले जो तीव्रता के भूकंप हैं, उससे जान माल की हानि होती है। इसे तीव्र भूकंप माना जाता है 6 वाले को। और जो सर्वाधिक है वह 7 वाला, 7 की तीव्रता वाले भूकंप जो है, इसको सर्वाधिक तीव्र भूकंप माना जाता है, और इसे सर्वाधिक जान माल की हानि होती है। भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वह तरंगे 3 तरह की होती हैं। एक को पी, एक को एस यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एंड जो है एक एल वेव होता है। वह एल वेव धरती के साथ साथ कंपन करता है। तो आपसे यह सवाल, मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि आप भूकंप के पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स को आप
बताइएगा कि ये क्या होते हैं और इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह कैसा होता है, कौन लॉन्गिट्यूडनल है इसमें, कौन जो है ट्रांसवर्स है। अब हम आते हैं, भूकंप को हमने देख लिया। भूकंप के बाद भूकंप से भी जो है धरातल पे परिवर्तन होते हैं, कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं बहुत तीव्रता वाले भूकंप जो होते हैं धरातल के बहुत सारे क्षेत्रों में स्थल रूपों का भी निर्माण करते हैं और जान माल को भी बहुत स्तर पे क्षति पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं ज्वालामुखी पर। पृथ्वी के जो मेंटल है, इस मेंटल में जो उमड़ते घुमड़ते मैग्मा है, वह मैग्मा जब क्रस्ट के किसी हिस्से को, कमजोर हिस्से को तोड़ देते हैं, ये क्रस्ट का हिस्सा है, तोड़ देते हैं, छेद यहाँ बना देते हैं, तो यह जो छेद बनता है, जो छिद्र बनता है, जिससे मैग्मा धरातल पे निकलता है, इसी छिद्र को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। इसी छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। यह कहां से लावा निकल रहा है? यहाँ आया, यहाँ से निकलने वाला जो उमड़ते घुमड़ते लावा है, यहाँ आए, इसको जो है तोड़ दिया और उमड़ते घुमड़ते लावा इस तरह से जो गति करते हुए लावा है, यह यहाँ आया। हमने बताया कि लावा का क्या होता है? चक्रीय प्रवाह होता है। और यहाँ आकर के इससे टकराया, क्रस्ट से टकराया, क्रस्ट के जो कमजोर हिस्सा है इसको तोड़ दिया और जहाँ पर तोड़ करके बाहर निकला, यही ज्वालामुखी है। यह आगे एक इस तरह से वेंट के द्वारा जो है बाहर निकलते जाता है और लावा का इस तरह से जमा होते जाता है, कि मैग्मा का इस तरह से जमा होते जाता है और एक पहाड़ के रूप में जमा होते जाता है। यह जो है वेंट है और इससे जहां पर यह सबसे ऊंचाई पे, जो सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, यह जो आप देख रहे हैं यह वेंट है, VENT। और यह जो है सबसे ऊपर का मुख, जिससे गैस निकलता है और राख निकलता है, गैस और एस जहां से निकलता है, इसी को हम लोग क्रेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर, कई बार ज्वालामुखी जब डेड हो जाता है तो यह क्रेटर इस तरह के आकृति का होता है, यहां पर जल भर जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्रेटर लेक कहते हैं। इसी को हम लोग क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर लेक। यहां से आपने देखा कि जो मैग्मा का प्रवाह हो रहा है, इससे यह जमाव हो रहा है और जमा होकर के ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पड़ा, लेयर दर लेयर, चूंकि धीरे धीरे निकलता है, जमा होता है, ठंडा होते होते इस तरह से एक लेयर वाले ये ज्वालामुखी पहाड़ का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी जो धरती के वो क्षेत्र हैं जिससे होकर के मैग्मा बाहर निकलता है, इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। यह मैग्मा आता है मेंटल, जो पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल का हिस्सा है, जहां उमड़ते उमड़ते लावा होते हैं, और वही लावा जो चक्रीय प्रवाह में होते, इस तरह से प्रवाह कर रहे होते हैं और क्रेटर पे आकर, ये क्रस्ट पे आकर के धक्का मारते हैं और इसको तोड़ जाते हैं। ये क्रस्ट है, क्रेटर की बात मैं नहीं कर रहा, क्रेटर तो सबसे ऊपर का, वेंट का सबसे ऊपरी हिस्सा। यहां पर जो तोड़ जाते हैं, यह जो छिद्र बनता है जहां से मैग्मा का प्रवाह धरातल पे होता है, इसी छिद्र को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, यह आपको आसानी से कहीं समझने को नहीं मिलेगा। जब ये बाहर निकलता है तो इस जो नली होती है इसको वेंट कहते हैं, और यहाँ पर जो सबसे ऊपर, वेंट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से गैस और एस, यानी गैस और राख जो है यह निकलते हैं। जब ज्वालामुखी डेड हो जाता है तो यहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है क्रेटर में, और उसमें पानी जमा हो जाने से क्रेटर लेक का निर्माण होता है, जिसको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दो अंतर्जनित इंडोजेनिक फोर्सेस हैं, उसमें एक हमने अर्थक्वेक की बात करी और दूसरा जो है हमने वोल्केनो की बात करी। इससे जो हमारे पृथ्वी में चेंजेज हो रहे हैं, हमारी पृथ्वी जो बदल रही है, इसकी चर्चा हमने की। तो आज के क्लास में इतना ही।